स्टूडेंट्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स हम आपके लिए आज एक नया लेसन लेके आ रहे हैं और उसका नाम है उपसय संयोजक यौगिक। स्टूडेंट्स ये 12th क्लास में 9वें नंबर का चैप्टर है। ये लेसन नंबर 9 है और स्टूडेंट्स इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3 मार्क्स का लेसन स्टूडेंट्स और इसमें से 2 कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट्स आज हम आपको ये बताएंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिलेशन किस लेसन से है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और इसका जनरल इंट्रोडक्शन कैसा होगा, ये यौगिक कैसे बनते हैं, इनका नामकरण कैसे होता है, समावता कैसी होती है, इनमें कौन कौन से सिद्धांत है जो काम करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको इसमें आने वाले उन टॉपिक्स के नाम बताऊंगा जो टॉपिक्स हम इस लेसन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट पहला टॉपिक हमारा परिचय होगा जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड के बारे में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट सेकंड टॉपिक होगा हमारा यहाँ पर जो उपसय संयोजक यौगिकों से संबंधित शब्दावली, यहाँ हम कुछ शब्द देखेंगे जो संकुल यौगिकों के नामकरण में प्रयुक्त होंगे। उन शब्दावली की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट थर्ड टॉपिक में हम नामकरण पढ़ेंगे। हम ये जो उपसय संयोजक या संकुल यौगिक होंगे उनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, स्टूडेंट्स इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स हम चौथे पॉइंट में यहाँ पढ़ेंगे समावता के बारे में। इनकी समावता क्या होगी स्टूडेंट्स, उसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स पांचवें पॉइंट पर अगर हम यहाँ चर्चा करेंगे तो हमारा पांचवा पॉइंट होगा सिद्धांत, यानी कि इसमें आने वाले कौन कौन से सिद्धांत होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ 2 तरह के सिद्धांतों की मुख्य चर्चा होगी। एक सिद्धांत का नाम संयोजकता बंध सिद्धांत रहेगा, एक सिद्धांत का नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत रहेगा। स्टूडेंट्स इन सिद्धांतों के बाद में हम यहाँ पर इन लिगेंडों का स्थायी, इन उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व, तो स्टूडेंट्स हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट जो 7वां नंबर का टॉपिक होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो उपसय संयोजक यौगिक होते हैं इनके दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, ये किन किन यौगिकों में संकुल बनाते हैं, किन किन जैविक प्रणालियों में ये प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में स्टूडेंट्स हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स ये 7 टॉपिक तो हमारे RBSc की NCERT की जो बुक्स है उसमें इंक्लूड है, लेकिन जब हम नीट का सिलेबस पढ़ेंगे और BSc सेकेंड ईयर में जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स उस समय 2 टॉपिक और यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। एक टॉपिक तो है स्टूडेंट्स प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में इसको कहते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स हम इसकी चर्चा करेंगे। ये कॉम्पिटिशन का अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नवा स्टूडेंट जिसने ये उपसय संयोजक रसायन बनाई थी उनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। तो स्टूडेंट्स हम अल्फ्रेड वर्नर के सिद्धांत की भी आपसे यहाँ चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों टॉपिक BSc में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन में भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा उपसय संयोजक यौगिकों में पढ़ा जाने वाला सिलेबस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी इस कंटेंट्स को आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन, नोट डाउन।
स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले योगात्मक यौगिकों की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। लेसन बड़ा है, बिल्कुल सेपरेट लेसन है। डी एंड ए ब्लॉक के यौगिकों का यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया जाएगा। आप सभी जानते हैं जो डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व थे वो संकुल यौगिक बनाते हैं, इसलिए हम डी ब्लॉक के जस्ट बाद में इस लेसन को ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं परिचय से, और उसमें कौन सा टॉपिक लेंगे, योगात्मक यौगिक। स्टूडेंट्स आप सभी ने योगात्मक अभिक्रिया का नाम सुना है, सही। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी पदार्थ से अन्य अभिकर्मक जुड़कर एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं तो वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन बच्चों हमको योगात्मक यौगिक बनाना है, तो योगात्मक यौगिक दो या दो से अधिक जो सरल स्थायी यौगिक है उनके आपस में आणविक अनुपात में मिश्रित करके उनको वाष्पित किया जाता है, जिससे एक नया रस समीकरणितीय क्रिस्टलीय पदार्थ बनता है, उसको हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। स्टूडेंट्स जब तक मैं इसको किसी एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा तब तक आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर समझ में नहीं आएगी। सो दैट वी स्टार्ट्स इंट्रोडक्शन अबाउट एडिशन कंपाउंड। देखिए बच्चों, एक सरल यौगिक ले रहा हूं मैं, पोटेशियम साइनाइड। मैंने ये एक सरल यौगिक ले लिया पोटेशियम साइनाइड, और मैंने इसकी फेरस साइनाइड से रिएक्शन करवा दे। स्टूडेंट दोनों ये सरल स्थायी यौगिक होते हैं, तो मेरी डेफिनेशन की पहली लाइन, जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक आणविक अनुपात में, स्टूडेंट्स ये दोनों आणविक अनुपात में है, 1:1, या इनकी संख्या देख लेंगे, अभी बैलेंस करेंगे, यहाँ 4 केसीएन लेंगे तो स्टूडेंट्स ये 4 है और ये 1 है, यानी कि 4:1 में मिश्रित करके स्टूडेंट इनको वाष्पित करेंगे। ठोस अवस्था से हम इनको गैसीय अवस्था में लेके जाएंगे, और ये दोनों परस्पर क्रिया करके एक नया रस समीकरणितीय क्रिस्टलीय पदार्थ बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये जब क्रिया करेंगे आपस में तो इस तरीके का एक यौगिक बनाएंगे, एक योगात्मक यौगिक बनाएंगे, जिसको हम जटिल यौगिक के नाम से जानते हैं। ये संकुल यौगिक है, इसको हम संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं, लेकिन यह है तो ये एक प्रकार का क्या, योगात्मक यौगिक ही। ओके बच्चों, तो ये जो बनने वाला नया रस समीकरणितीय का मीन्स होता है, इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात वही रहता है जो कि यौगिकों में धनायन और ऋणायन का अनुपात रहता है, या इनके मूलानुपाती सूत्र में इनका अनुपात होता है। तो स्टूडेंट्स ये नया बनने वाला एक रस समीकरणितीय क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं दूसरी अभिक्रिया के बारे में आपसे चर्चा करूं, मेरे पास एक सरल स्थायी यौगिक पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्यूमिनियम सल्फेट है, और उसकी रिएक्शन में उसके साथ मैंने जल के अणु भी इसमें जोड़ दिए। तो बच्चों यहाँ भी एक योगात्मक यौगिक का ही निर्माण होगा, लेकिन उस योगात्मक यौगिक को अब हम संकुल यौगिक नहीं कहकर अब हम इसका दूसरा नया नाम देंगे, और वो नाम होगा बच्चों इसका द्विक लवण, डबल साल्ट। स्टूडेंट्स ये भी एक योगात्मक यौगिक होता है, यहाँ इसका नाम फिटकरी या पोटास एलम है, फिटकरी या पोटास एलम है। तो स्टूडेंट्स हमको ये पता चला कि सरल स्थायी यौगिक जो होते हैं आणविक अनुपात में जो मिश्रित किए जाते हैं और फिर उनको वाष्पित करते हैं, तो वो जो नए क्रिस्टलीय पदार्थ बनाते हैं वो या तो संकुल यौगिक हो सकते हैं या वो द्विक लवण हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखें इनके बारे में। तो जो संकुल यौगिक होते हैं ये अपनी ठोस प्रावस्था में और जलीय प्रावस्था में
दोनों प्रावस्थाओं में स्थायी यौगिक होते हैं। ये अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। और अगर हम बात करें इन संकुल यौगिकों को, तो इन संकुल यौगिकों को ही हम उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों में जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे हुए धनायन या ऋणायन होते हैं, उन सभी आयनों का ये स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अभी इनका आपको परीक्षण करके बताऊंगा कि जब ये फॉर फ्यूचर में आयनों में विभक्त होगा, तो आयनों में विभक्त होने के बाद में ये इस तरह के आयनों में विभक्त होगा बच्चों, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस। अब बच्चों, इसमें ये धनायन तो मुक्त है, तो ये तो इसका रासायनिक परीक्षण दे देगा। लेकिन अब संकुल, पूरे संकुल ऋणायन में आयरन और साइनो समूह जो होते हैं वो मुक्त नहीं है। ना तो ये Fe+2 का परीक्षण देगा, ना ये Cn- का परीक्षण देगा, बल्कि ये पूरे संकुल ऋणायन का एक साथ परीक्षण देगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये जलीय विलयन में सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते। स्टूडेंट्स, जो द्विक लवण होते हैं उनको जालक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि ये जब आपस में जुड़ते हैं तो जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। इन जाल जैसी संरचनाओं में ये ठोस अवस्था में तो स्थायी हो जाते हैं, लेकिन जलीय विलयन में ये सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। ये आयन पूर्णतया स्वतंत्र रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें फिटकरी को ब्रेक करके बताऊं आपको, तो K2SO4 तो ब्रेक होगा बच्चों 2K प्लस और SO4 2 माइनस में। और स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम सल्फेट है वो आयनित हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3 सल्फेट माइनस में, 3 सल्फेट आयन में। जल वो क्रिस्टलन जल है, उसको अपन को आयनित नहीं करना। तो हमने क्या देखा बच्चों, ये जलीय विलयन में ये जो फिटकरी है जो द्विक लवण का कार्य कर रही थी, ये सभी आयनों में मुक्त रूप से हमको प्राप्त हो गई। हमसे कॉम्पिटिशन लाइन में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए फिटकरी अपने जलीय विलयन में कितने धनायन और कितने ऋणायनों का स्वतंत्र परीक्षण देगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, 2K प्लस और 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 है, तो 2 और 2 कितने होंगे बच्चों, 4। तो 4 तो धनायन है, और ऋणायन कितने स्टूडेंट, 3 सल्फेट है और 1 सल्फेट है, 4 ही ऋणायन। तो बच्चों, इसमें आपको दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है द्विक लवण और संकुल यौगिक में, कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनको तो हम उपसय संयोजक यौगिक भी कहते हैं। ये ठोस अवस्था और जलीय प्रावस्था दोनों में स्थायी होते हैं। ये जलीय विलयन में सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। जब बात हम द्विक लवण के बारे में करेंगे, तो जैसे इसको उपसय संयोजक यौगिक कह रहे हैं, तो इसको हम जालक यौगिक कहेंगे। जिस तरीके से हम इसको कह रहे हैं कि ठोस अवस्था और विलयन प्रावस्था या जलीय प्रावस्था इन दोनों में स्थायी होता है, तो स्टूडेंट्स जो द्विक लवण होगा वो ठोस प्रावस्था में तो स्थायी होगा, लेकिन अपनी विलयन या जलीय प्रावस्था में ये सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देगा। देखिए यहाँ पर जैसे फिटकरी ने 4 धनायन और 4 ऋणायनों का स्वतंत्र परीक्षण दिया है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम का संकुल यौगिकों में पोटेशियम धनायन का तो स्वतंत्र परीक्षण है, लेकिन Fe+2 और Cn- का स्वतंत्र परीक्षण नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें संकुल यौगिक और द्विक लवण में एक तरीके से डिफरेंस भी आपको बताया। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, हम सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं योगात्मक यौगिक, और अब हम 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, लिखिए योगात्मक यौगिक। जब अधिक जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिक आणविक अनुपात में मिश्रित करके
वाष्पित किए जाते हैं तो एक नया रस समीकरणितीय क्रिस्टलीय पदार्थ बनता है जिसे योगात्मक यौगिक कहते हैं, जिसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए योगात्मक यौगिक के, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। कैसे नोट करेंगे, डाल लीजिए उदाहरण नंबर 1 और लिखिए 4KCN, नाम लिख लीजिए पोटेशियम साइनाइड, प्लस FeCN का होल ट्वाइस, नाम लिखिए फेरस साइनाइड, एरो लगाइए, फिर लिखिए K4FeCN का होल 6, नाम लिखिए इसका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। रिपीट कर रहा हूँ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, और ब्रैकेट में लिख लो संकुल यौगिक। ठीक बच्चों, अभी आयनित कर मत करिए, आयन वाली रिएक्शन मत लिखना, बाद में आपको आयन वाली रिएक्शन लिखा देंगे अलग से। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए K2SO4, नीचे लिखिए पोटेशियम सल्फेट प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, नीचे लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 24H2O, एरो लगाओ, फिर लिखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। स्टूडेंट, इसका नाम लिखे पहले, फिटकरी या पोटास एलम, फिटकरी या पोटास एलम, और इसके ब्रैकेट में लिखो स्टूडेंट्स द्विक लवण। अभी बच्चों इसको आयनित मत करो, अब हम अगले स्टेप में आयनित करने वाली बात आपको समझाएंगे। ओके बच्चों, चलिए तो अब लिखिए इसके आगे एरो लगाकर, योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 द्विक लवण और नंबर 2 संकुल यौगिक। नंबर 1 द्विक लवण और नंबर 2 संकुल यौगिक। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए द्विक लवण। द्विक लवण इंग्लिश में इसको डबल साल्ट कहते हैं, तो आप इंग्लिश भी लिखिए साथ के साथ, द्विक लवण आप लिख ले, और इसमें लिखिएगा बच्चों इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं, इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। इन यौगिकों में दो लवण क्रिस्टलन जल के साथ आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन यौगिकों में दो लवण क्रिस्टलन जल के साथ आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा ये यौगिक ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, किंतु विलयन या जलीय प्रावस्था में, किंतु विलयन या जलीय प्रावस्था में ये अपने सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। ये अपने सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स में आपको और भी देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया और अच्छा मिल जाएगा। देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी कह रहे थे। सूत्र आप सबको पता, भी बताया था मैंने, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अब ये किन किन आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देगा, तो K2SO4 किस में टूटेगा, 2K प्लस और SO4 2 माइनस में। Al2SO4 का होल थ्राइस किस में टूटेगा, Al2 एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3 सल्फेट -2। स्टूडेंट्स, अब धनायन और ऋणायन की संख्या, धनायन
और रिनाइन का जो अनुपात है वो कितना है, 4:4 है। नाम पोटासेलम और दूसरा नाम क्या है इसका स्टूडेंट, पिटकारी। एक एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स हम यहाँ ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ लेंगे हम, उसका नाम है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट स्टूडेंट, कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl.MgCl2.6H2। हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं स्टूडेंट्स। कार्नेलाइट में जो KCl एक लवण है वो कैसे ब्रेक होगा, K प्लस और Cl माइनस में। स्टूडेंट MgCl2 है वो कैसे ब्रेक हो जाएगा, Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस में। तो स्टूडेंट्स धनायन और ऋणायन का अनुपात कितना हो जाएगा, धनायन अनुपात ऋणायन। तो धनायन की संख्या टोटल कितनी, एक K प्लस और एक Mg+2, 2 धनायन हो गए। ऋणायन कितने स्टूडेंट्स, एक Cl माइनस और 2 Cl माइनस, मतलब टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गए। तो धनायन और ऋणायन का अनुपात बच्चों कितना हो जाएगा, 2:3। स्टूडेंट्स एक नाम और सुना है जो आपके कंपटीशन लाइन में या फिर प्रैक्टिकल के दौरान बहुत यूजफुल होता है, और उसका नाम है मोहर लवण। मोहर लवण, प्यार से इसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, FAS के नाम से जानते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। यू नो स्टूडेंट्स, फेरस अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा FeSO4 अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। इट इज इम्पोर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल लर्न कर लीजिए। ये एक तरीके से फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 6 जल के अणुओं द्वारा निर्मित सूत्र होता है, जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट या FAS के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट, सभी बच्चे इसको याद रखिए। स्टूडेंट्स ये देखो आयनों में कैसे विभक्त होगा, बहुत सिंपल बात है स्टूडेंट्स। FeSO4 कैसे टूटता है बच्चों, Fe+2 और सल्फेट 2 माइनस में ऐसे ब्रेक होगा स्टूडेंट्स। और देखिए बच्चों अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट कैसे विभक्त होता है स्टूडेंट्स, ये NH4 प्लस, कितने NH4 है, यहाँ 2 NH4 है तो 2 NH4 प्लस आ गया, और एक क्या हो जाएगा बच्चों, SO4 2 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स हाउ मेनी केटाइंस एंड हाउ मेनी एनाइंस प्रेजेंट, तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होगा स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल वे में, धनायन और ऋणायन का अनुपात आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक Fe+2 यहाँ है, 2 NH4 प्लस यहाँ है, तो स्टूडेंट्स धनायन टोटल कितने हो गए, संख्या में 3 हो गए। और सल्फेट चेक कीजिए स्टूडेंट्स, एक सल्फेट ये है, एक सल्फेट ये है। स्टूडेंट्स टोटल ऋणायन कितने हो गए स्टूडेंट्स, 2 हो गए। तो स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जाम्पल्स आप इसमें नोट करिए। इसमें सब कुछ मैंने आपको मेंशन करके बता दिया कि ये सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण भी दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स इसमें ये भी बता दिया हाउ मेनी केटाइंस एंड हाउ मेनी एनाइंस प्रेजेंट इन इट। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों एक एक करके आप इनको नोट कर लीजिए। यही एग्जाम्पल 1 2 3 नोट करेंगे, ऊपर वाला नोट नहीं करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें स्टूडेंट्स इसका, और जल्दी इससे नोट कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, टाइम की बचत होगी हमारे। और जितना मैटर हम आपको देंगे अकॉर्डिंग टू नीट, अकॉर्डिंग टू IIT मेंस, तो हम अच्छा कर पाएंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए फास्ट थोड़ा, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसलिए आप इसको ज़रूर याद करें। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था डबल साल्ट दीप्त लवण। ओके बच्चों, अब हम अगला इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
चलिए स्टूडेंट्स, संकुल यौगिक के बारे में लिखिए। इन्हें उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इन्हें उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य उपसह संयोजक बंध मिलता है। उपसह संयोजक बंध मिलता है। नेक्स्ट लाइन में लिखे स्टूडेंट्स, ये यौगिक ठोस अवस्था व विलयन प्रावस्था या जलीय प्रावस्था दोनों में स्थायी होते हैं। अर्थात ये विलयन प्रावस्था में सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। तो आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, लिखिए एग्जाम्पल, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। ठीक बच्चों, अब इस पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड का जो फॉर्मूला है वो ये है, FeCN का होल 6। स्टूडेंट जब ये आयनों में विभक्त होगा तो 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस। देखिए बच्चों, आयनित करते वक्त भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने K प्लस लिखा तो यहाँ चेक करिए पोटेशियम है कितने, 4 है, तो 4 प्लस आ गया। अब हमको पूरे संकुल यौगिक को उदासीन बनाना है। तो स्टूडेंट्स, उदासीन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उदासीन बनाने के लिए हमने कुछ नहीं, जितने प्लस थे उतने हमने माइनस लगा दिए। अब स्टूडेंट्स, ये तो स्वतंत्र परीक्षण देगा, पोटेशियम प्लस का तो स्वतंत्र परीक्षण होगा, लेकिन Fe+2 व CN माइनस का स्वतंत्र परीक्षण संभव नहीं है। स्वतंत्र परीक्षण संभव नहीं। तो विद्यार्थियों, इसमें आपसे पूछे कि कितने धनायन और कितने ऋणायनों का परीक्षण दे रहा है, तो 4 धनायन और 1 ही ऋणायन है मात्र। अब इसमें ये पूरा संकुल ऋणायन आएगा, ये एक यूनिट के रूप में, एक मूलक इकाई के रूप में काम करेगा स्टूडेंट्स। ये एक ये स्पीसीज है जो संकुल स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। वास्तविकता में उपसह संयोजक यौगिकों में जो संकुल यौगिक वाला भाग होता है वो यही होता है, इसको हम संकुल ऋणायन कहेंगे। तो ये पूरा उपसह संयोजक यौगिक होता है जिसमें संकुल यौगिक वाला भाग मोस्टली ये होता है, क्योंकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर हम बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं और एग्जांपल बताता हूं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे ये एक कोई संकुल यौगिक है, अब मैं इसको आयनित करूंगा। अब इसको आयनित करूंगा तो कैसे आयनित होगा स्टूडेंट्स, देखिए CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 Br। अब इस पर कितना चार्ज आएगा, इसके लिए आप ना इसको देखो, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो सल्फेट के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2+। तो स्टूडेंट्स, ये केवल एक धनायन और एक ऋणायन का परीक्षण दे रहा है, ना तो ये कोबाल्ट का परीक्षण देगा, ना एमीन का देगा, ना ब्रोमाइड आयन का ये परीक्षण देगा। यानी कि इनका ये स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लीजिए, AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस। स्टूडेंट्स, ये तीसरे टाइप का संकुल यौगिक होता है। देखिए, ये फर्स्ट टाइप का संकुल यौगिक है जो सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन से बना है। किस किस से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये तो है सामान्य धनायन, और स्टूडेंट्स ये क्या है,
संकुल ऋणायन। तो आप देखिए सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन से मिलकर बनने वाला यौगिक ये संकुल यौगिक है। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टूडेंट्स ये संकुल पर क्या आ रहा है, धनायन। तो ये संकुल यौगिक जो बनेगा संकुल धनायन और सामान्य ऋणायन से मिलकर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये दूसरी कैटेगरी का संकुल यौगिक हो गया। अब बच्चों तीसरी कैटेगरी का आप संकुल यौगिक लिखेंगे। देखिए तीसरी कैटेगरी में क्या होगा, AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पर पूरे पे प्लस आ रहा है, और AgCN का होल ट्वाइस माइनस। स्टूडेंट ये जो संकुल यौगिक बना है संकुल ही धनायन और संकुल ही ऋणायन है। तो संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से मिलकर बनने वाला ये एक संकुल यौगिक है। तो बच्चों मैंने आपके इन संकुल यौगिकों को भी तीन अलग अलग वेराइटीज में बताया। सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन से बनने वाला संकुल यौगिक, संकुल धनायन और सामान्य ऋणायन से बनने वाला संकुल यौगिक, और संकुल धनायन व संकुल ऋणायन से मिलकर बनने वाला संकुल यौगिक। और देखिए ये किन किन आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देंगे, जो बड़े कोष्टक में लिख गए उनमें उपस्थित जो आयन है उनका वो सभी का स्वतंत्र परीक्षण नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स इन तीनों एग्जाम्पल को वन बाय वन करके नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स आप इसका, और फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा घर पे। देखिए हमने योगात्मक यौगिक को बच्चों दो भागों में बांट दिया, एक द्विक लवण और एक संकुल यौगिक। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन लिखिए सभी, द्विक लवण व संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। द्विक लवण व संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। द्विक लवण व संकुल यौगिक में अंतर। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए बच्चों इस तरीके से दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ द्विक लवण लिखिए, एक तरफ आप संकुल यौगिक लिखिए। और स्टूडेंट्स द्विक लवण में लिखना पहला पॉइंट, इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। और संकुल यौगिक में लिखिए बच्चों, इनको क्या कहते हैं, जालक यौगिक। और स्टूडेंट्स इनको क्या कहते हैं, इन्हें उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इन्हें उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। ये इनका पहला पॉइंट हुआ। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट लिखिए, इन यौगिकों में दो सामान्य लवण आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दो सामान्य लवण आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। स्टूडेंट इसमें लिखता, इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। स्टूडेंट इसमें तीसरा पॉइंट लिखिए, ये यौगिक
ठोस प्रावस्था में तो स्थायी होते हैं, किंतु विलयन प्रावस्था में आयनित होकर सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं, सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था में तो ये क्या है, ठोस अवस्था में स्थायी है, जलीय प्रावस्था में ये क्या है, सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, स्वतंत्र परीक्षण देते हैं। आप इधर लिखिए बच्चों, ये यौगिक ठोस अवस्था व विलयन अवस्था दोनों में ही स्थायी यौगिक होते हैं। विलयन प्रावस्था में ये सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। विलयन प्रावस्था में ये सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ठोस अवस्था व जलीय अवस्था दोनों में क्या है, स्थायी है, और सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स, इन यौगिकों में क्रिस्टलन जल मिलता है। इनमें लिखिए, इन यौगिकों में क्रिस्टलन जल नहीं मिलता है। इसमें लिखिए, इनमें बड़ा कोष्ठक, इनमें बड़े कोष्ठक में आयनों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनमें संकुल धनायन व ऋणायन को बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये केवल ऐसे ही आपको पॉइंट्स बढ़ाने के हिसाब से लिखा दिए गए हैं। हालांकि इन पॉइंटों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि स्टार्टिंग के ये 3 पॉइंट्स होते हैं। यानी कि आपको स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद में आप द्विक लवण में उदाहरण लिख देना, पोटास एलम, कार्नेलाइट और मोहर लवण। और यहाँ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस वीडियो में केवल इस लेसन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। योगात्मक यौगिकों के बारे में हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे स्टूडेंट्स उपसय संयोजक यौगिकों से संबंधित शब्दावली। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहे, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों।